गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये पटवार सिलेबस के रिगार्डिंग है। सबसे पहले क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को जो निर्देश दिए जाते हैं वह उन्हीं के अनुसार कार्य करती है। कंप्यूटर के निर्देश एक स्पेशल लैंग्वेज में दिए जाते हैं जिसे मशीन भाषा कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त कुछ मशीन भाषाएं निम्न है: मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। मशीनी भाषा क्या होती है? मशीनी भाषा कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही उपयोग किया जाता था, जिसे मशीन भाषा कहते हैं। इसी प्रकार इसी भाषा के समय ग्राही टेक्स्ट टेकिंग होने के कारण असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है। मतलब अब इस असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये एक निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें याद रखने लायक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम निमोनिक्स कोड कहते हैं। जिसे एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज करते हैं। एडिशन के लिए एड यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब यूज किया जाता है। ऐसे आते निमोनिक्स कोड होते हैं। अभी ये उच्च स्तरीय भाषा जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये भाषा मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफी करीब है। इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। कुछ उच्च स्तरीय भाषा उनका विकास वर्ष तथा उनके अनुप्रयोग निम्न है। सबसे पहला है फोर्टन। फोर्टन क्या होता है? वर्तमान में फोर्टन एक फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह पहली उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्टन 1957 में जॉन बेकस द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा गणितीय सूत्रों को हल करने आदि उपयोगों के लिए विकसित की गई है। सबसे पुरानी हाई स्तरीय लैंग्वेज है ये। इसका सबसे नवीनतम वर्जन फोर्टन 2018 है, जो 28 नवंबर 2018 को रिलीज हुआ था। दूसरा है पास्कल भाषा। पास्कल भाषा क्या है? यह भाषा में नौसिखियों को आसानी और तेजी से प्रश्न को हल करने के तरीके सिखाने के लिए सन 1970 में निकोलस विर्थ ने डिजाइन की थी। इसका नाम महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। और अभी हम पढ़ते हैं थोड़ा। इस भाषा की संख्या सदिश, राशियों और मैट्रिक्सेस वर्णों आदि को आसानी से कंप्यूटर संकेतों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये बिना संख्याओं को प्रोग्रामिंग के लिए ये एक उत्तम भाषा होती है। सी लैंग्वेज क्या है? ये भाषा का विकास AT और T बेल प्रयोगशाला में डेनिस रिची द्वारा 1972 में किया गया है। सी लैंग्वेज AT और T बेल प्रयोगशाला में हुआ था, और ये किसने बनाई है? डेनिस रिची द्वारा 1972 में बन चुकी थी। और यह प्रणाली प्रयोग विकसित करने वाले तथा अन्य लोगों की मनपसंद भाषा है। इससे छोटे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज सरलता से विकसित किए जा सकते हैं। सी लैंग्वेज का नवीनतम वर्जन C18 1928 को लॉन्च किया गया है। C18 वर्जन C है इसका। ओके। और C++ प्रोग्रामिंग भाषा, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास जॉन स्ट्रोस्ट्रप बेर्जन ने बेल लेबोरेटरी के 1979 में किया। ये सी भाषा 1972 में किया, और ये 1979 में किया था। किसने किया था? जॉन स्ट्रोस्ट्रप। यह एक जनरल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह भाषा डेस्कटॉप और एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स, वेब सर्वर तथा SQL सर्वर के लिए अत्यधिक उपयोगी भाषा है। इसका नया वर्जन C++ 17 है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जो C भाषा पर आधारित है। इसका प्रयोग प्राय यूजर इंटरफेस आधारित प्रयोग तैयार करने हेतु किया जाता है। ये एक यूनिक्स एवं विंडो दोनों ही प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है। और फिर फिफ्थ है जावा। जावा क्या है? जावा 1991 में WW पर उपयोगी प्रोग्राम बनाने प्रयुक्त ये एक भाषा C तथा C++ की तरह ही है। जावा वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली सर्वाधिक प्रचलित प्रोग्रामिंग भाषा में से एक है। यह C और C++ पर आधारित है। ये भिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकती हैं। इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म क्षमता और अर्थात विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार किए गए जावा प्रोग्रामिंग के लिनक्स या मैक और कंप्यूटर पर भी की जा सकती है। ये विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने की महत्वपूर्ण भाषा है।
इंटरनेट पर संचालित प्रोग्रामिंग को यह भाषा सर्वाधिक उपयोग की जाती है। अभी है मतलब स्टूडेंट के लिए जावा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर क्या है लिप्स LISP, ये एक कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसंधान क्षेत्र के काम आने वाली सहायक भाषा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियों में से इसे हाई पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। सन 1958 में जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित यह दूसरी सबसे पुरानी हाई लेवल कंप्यूटर भाषा है। इसका नाम LISP के नाम से लिस्ट प्रोसेसर का संक्षिप्त रूप दिया है। LISP भाषा का सर्वप्रथम स्टीव रेसेल ने फर्स्ट IBM 704 कंप्यूटर पर प्रयोग किया गया था। IBM जो ये था, यह एक बहुत ही सरल, विश्वसनीय और शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके साधारण प्रोग्रामिंग के अलावा जटिल से जटिल प्रोग्राम भी आसानी से लिखे जा सकते हैं। इसमें लिखे प्रोग्राम कंप्यूटर पर बहुत तेजी से चलते हैं, वह आकार में छोटे होते हैं। यह प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषा है। ये प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक भाषा है। और हम पढ़ते हैं कोबोल। कोबोल भाषा सबसे ज़्यादा व्यवसाय के लिए प्रयोग की जाती है। कोबोल भाषा को हार्वर्ड ब्रोमबर्ग और हार्वर्ड ब्रोमबेक द्वारा डिजाइन की गई है। ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। ये आंकड़ों में प्रोसेसिंग के काम आने वाली आम भाषा होती है। यह वाणिज्यिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। आजकल अधिकांश व्यापारियों अनुप्रयोगों को केबल 74 का प्रयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का विकास 1959 के आसपास वैज्ञानिकों के एक समूह है कोडासिल के द्वारा की गई है, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर ग्रेस कॉपर थी। इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह पैराग्राफ कहते हैं। ये एक अंग्रेजी भाषा की तरह है तथा इसके सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अन्य व्यावसायिक प्रोग्रामिंग भाषाएं डेबेस PL1 और बेसिक। अभी ये बेसिक क्या है? बेसिक बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक होता है। भाषा का विकास कंप्यूटर से प्रोग्राम बनाने या सीखने के वीडियो टर्मिनल के प्रयोग करने वालों की सबसे प्रचलित भाषा है। 1964 में जॉन जॉर्ज कोवेनी और थॉमस ई टोच ने बेसिक भाषा का विकास किया। नए प्रोग्रामरों के लिए ये एक सरल और शक्तिशाली भाषा है। इसे इंटरेक्टिव उपयोग के लिए डिजाइनिंग किया गया है। इसका उपयोग वैज्ञानिकों तथा व्यावसायिकों दोनों द्वारा किया जाता है। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग इस भाषा को जापानियों से 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर प्रोजेक्ट के लिए मानक भाषा के रूप में चुना गया है। ये अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषाओं की तुलना में नई है। एक कृत्रिम बुद्धि के कार्यों हेतु उपयुक्त की गई है। प्रोलॉग शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोलॉग को एलन कोलेमर रोबोट कोवल्स्की द्वारा 1972 में लॉन्च की गई है। स्नोबॉल स्नोबॉल एक स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज मानव शास्त्र ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए टेस्ट बदलने तथा सूचनाओं के पुनः प्राप्त करने वाली भाषा है। लोगो मीन्स यह एक भाषा का विकास लिस्प से ही हुआ है। LISP जो लैंग्वेज है उसी से लोगों का हुआ। यह बच्चों के लिए प्रयोग होने वाली प्रथम सांकेतिक भाषा है। यह भाषा विशेषतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों को काफी प्रचलित है। इसके चित्रण इतना सरल है कि छोटे बच्चे को टर्टल की सहायता से चित्रण कर सकते हैं। ADA भाषा का विकास विशेष अमेरिका में रक्षा विभाग के प्रणाली समय अनुप्रयोगों के लिए हनीवेल से विकसित किया है। ये अभी दूसरी एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज का इसका स्टैंडर्ड का फॉर्म है। दूसरा ALGOL एक एल्गोरिथम लैंग्वेज है। ये 1958 में 58 के नाम हुआ था। 1960 में इसको थोड़ा परिवर्तन करके इसको ALGOL 60 लाया गया है। इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्यों से किया जाता है। यह एक गणितीय
गणना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। COML कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज है। इस भाषा का कॉमन सन 1973 को डेनमार्क और बेनेडिक्ट के ब्रोंज क्रिस्टन के द्वारा की गई है। एक COML बेसिक और पास्कल भाषा को मिला जुला रूप है जो छात्रों के शिक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। C# भी लिखा जाता है इसे। ये एक कंप्यूटर भाषा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई है। ये एक बहुकार्यात्मक मल्टीटास्किंग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा का आविष्कार 1991 में जेम्स गोस्टी ने सन माइक्रोसिस्टम ने किया था। जावा एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है। जावा का उपयोग इंटरनेट के सबसे ज़्यादा किया जाता है। जावा का नवीनतम वर्जन जावा एसी मार्च 2019 में लॉन्च किया गया है। PL1 PM प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका। ये एक आविष्कार सन 1960 में IBM के द्वारा व्यावसायिक वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। ये एक सफल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिवाय इसके कि ये एक बहुउद्देश्य प्रसाधन देने के कारण छोटी मशीनों के लिए बहुत बड़ा है ये। और फिर लास्ट है RPG एक रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर होता है। ये भाषा का आविष्कार सन 1961 में IBM द्वारा किया गया था। ये व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिपोर्टिंग बनाकर देता है। अब हम थोड़ा ई-कॉमर्स के बारे में देख लेते हैं। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से इंटरनेट के जरिए अपना बिजनेस इंटरनेट पर करना, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को खरीदना या बेचना ई-कॉमर्स में आता है। ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई-वेब आदि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनके हमें पेमेंट भी वर्चुअल करना पड़ता है, अर्थात खुद जाकर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से पैसे अदा किए जा सकते हैं। फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचार्जेबल को EDI, सेकंड है ईमेल और फिर तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT बोलते हैं इसे ई कैश भी कहा जाता है। ई-कॉमर्स एक फीचर है, ये हार्ड कैश की जरूरत नहीं होती है। ये 24 आवर्स कभी भी अवेलेबल होता है, यह सपोर्टिव होता है एंड ये अनलिमिटेड प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है ई-कॉमर्स के? ई-कॉमर्स की मदद से बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। कस्टमर घर बैठे अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट के साथ तुलना कर सकते हैं और ई-कॉमर्स से पेपर वर्क बहुत कम हो गया है और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कमेंट बता सकते हैं कि दूसरों की राय भी जान सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ई-कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने के लिए काफ़ी खर्चा होता है, ये सिक्योरिटी इशू का सामना करना पड़ता है। किसी भी न्यू वेबसाइट को भरोसा करना मुश्किल होता है। हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, कई गाँव में प्रोडक्ट नहीं मिल सकते हैं। इंटरनेट के बारे बेसिक नॉलेज होना चाहिए कस्टमर को। और फिर क्या है टाइप ऑफ ई कॉमर्स कितने होते हैं? एक तो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स होता है, एक तो और बिजनेस टू कस्टमर जिसको कंज्यूमर बोल सकते हो, उसको B2C बोल सकते हो, उसको C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके, B2B इसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट बिजनेस करती है, जैसे कि होलसेलर बड़ी कंपनियों से डायरेक्ट कुछ ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि अलीबाबा, ये एक वेबसाइट है। और सेकंड है कि B2C ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली ई कॉमर्स है। यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट वेबसाइट पर डालता है और जहाँ से कंज्यूमर वो चीज़ खरीद सकते हैं एक्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन के थ्रू। और C2C इसमें कंज्यूमर को अपना सामान बेच खरीद सकते हैं, जैसे एक्स क्विकर या ओलेक्स होता है, वो जो ओल्ड चीज़ें को कंज्यूमर वो दूसरे कंज्यूमर को बेच सकते हैं। अदर टाइप की ई कॉमर्स किसकी होती है? एक तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स होता है। ये भी काफ़ी C2B में क्या होता है? इसमें एक उपभोक्ता किसी सेवा के लिए किसी वेबसाइट के द्वारा विभिन्न व्यापारी व्यवसायियों संगठनों के से बात करता है, वह चाही गई सेवाओं के लिए अपना अनुमानित बजट बताता है। Naukri.com इसका एग्जाम्पल है। और B2G इसमें वेबसाइट सरकार का विभिन्न व्यापारी संगठनों के बीच व्यापार एवं विनिमय के लिए उपयोग में लाई जाती है। G2B इससे सरकार और विभिन्न व्यापारी संगठन वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। ऐसी वेबसाइट नीलामियां, निविदाओं और आवेदनों प्रस्तुत करने में कार्य करती हैं। B2C इसमें सरकार
सरकारी सेवाओं को अंतिम नागरिक तक पहुंचाने के काम में लेते हैं, जैसे कि ई मित्र सेवा आती है इसमें। अब थोड़ा सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 4 प्रकार होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर के कार्यों का संचालन करते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, निम्न में से CUI, डोस, यूनिक्स, ये इसके टाइप है। CUI, डोस और यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक होता है GUI, लिनक्स और विंडोज, ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग डिफरेंट। GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यूनिक्स और विंडोज। ओके, इसका CUI को क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, जैसे डोस और यूनिक्स ये होते हैं। और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल बेस्ड है, जैसे कि विंडोज एंड लिनक्स। और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन भाषा में और मशीन भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवाद करने के काम को हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज 2 प्रकार के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को हार्डवेयर पर डिपेंड करती है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। एंड जो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करती हैं, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर भाषा को मशीन भाषा के अनुवाद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। असेंबली भाषा एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली भाषा के कोड में निमोनिक्स कहा जाता है। असेंबली भाषा के कोड को हम निमोनिक्स भी कह सकते हैं। सेकेंड है कंपाइलर। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा के अनुवाद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। और अब इंटरप्रेटर एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में अनुवाद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, जो जावा में इनमें बेसिकली यूज होता है। सी और C++ में कंपाइलर यूज होता है और जावा में इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों होता है। और फिर क्या है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर के साथ कहीं भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जिसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उसे डिवाइस हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, etc। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसे MS पेंट, नेटपैड, वर्डपैड और एंटीवायरस etc होता है। इन सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी आगे दी गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूजर करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिवाइस कंप्यूटर के साथ कहीं भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे हम डिवाइस ड्राइव कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, etc। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के रखरखाव के लिए उपयोग किए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एंटीवायरस, ये सब जो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इन सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी आगे दी गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिनका यूजर अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें किसी भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं तथा जिनके कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, MS ऑफिस, पेज मार्कर, etc। तो ये स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके विशेष कार्य की पूर्ति का उपयोग किया जाता है, जैसे टोल टैक्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, etc। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जाने तो ये MS पेंट आता है। MS पेंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ फोटो एडिटिंग और डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। MS पेंट को विंडोज में रन मेन्यू से चलाने के लिए MS पेंट या MS Paint.exe लिखते हैं। MS पेंट को बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट यूटिलिटी के नाम से सेव होती है। MS पेंट में बनाई गई जो फाइल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी होती है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज 11 होता है और फ़ॉन्ट साइज ऑफ पॉइंट में नापा जाता है। MS पेंट को मिनिमम पॉइंट साइज 01 पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट साइज इसकी 1638 पॉइंट हो सकती है। और फॉर्मल टूल बार में मिनिमम
फ़ॉन्ट साइज 08 पॉइंट और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज 72 पॉइंट्स होती हैं। एमएस पेंट की फाइल का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेड होता है वो लैंडस्केप होता है। और एमएस पेंट की फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लेआउट ट्रांसपेरेंट होता है। और बैकग्राउंड दो प्रकार के होते हैं। और एमएस पेंट को स्क्रीन पे जूम मिनिमम 12.5% और मैक्सिमम 800% कर सकते हैं। अब हम डिवाइस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। डिवाइस तीन प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जिसमें डिवाइस के सारे इनपुट दिया जाता है वे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस निम्न प्रकार के होते हैं। यह एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीवर्ड का आविष्कार 1968 में हुआ है। कीवर्ड का आविष्कार ने किया है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है, मतलब इन्होंने की थी। इनके कीबोर्ड का आविष्कार उसने किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने 1819 में हो गया था। 1819 में इन्हें इसका आविष्कार किया था कीबोर्ड का। और क्योंकि इससे पहले अल्फ़ाबेट की शुरुआत क्वार्टरी ने की थी। कीबोर्ड की सबसे पहले की ESC एस्केप होती हैं और कीबोर्ड की सबसे लास्ट की एंटर होती हैं। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी की स्पेस बार होती हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ की जो क्या होता है ना, वो कीबोर्ड की वर्किंग के आधार पर की को निम्न प्रकार के डिवाइड किया जाता है। जैसे कि फंक्शन की ऐसी की है जो प्रोग्राम को बदलते ही अपना कार्य बदल देती है, फंक्शन की कहलाती है। परंतु F1 की हेल्प के लिए रिजर्व की हुई है। और कीवर्ड पर फंक्शन की संख्या 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। अल्फ़ाबेट की जो होती है वो कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है। अल्फ़ाबेट की सबसे पहली की Q होती है और अल्फ़ाबेट की सबसे लास्ट की M होती है। अल्फ़ाबेट की का जो ऐसी की है जिन पर नंबर के साथ साथ सिंबल भी होते हैं, उन्हें अल्फ़ा न्यूमरिक की कहा जाता है। न्यूमरिक की 0 से 9 होती हैं। और स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, ग्रेटर देन, इक्वल टू और क्वेश्चन और हैश, ये सारे हैं स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। और न्यूमेरिकल की होती है वो न्यूमेरिकल की एक फास्टली इनपुट करने के लिए न्यूमेरिक की का इसका यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का न्यूमेरिक की संख्या 17 होती है जो कि निम्न प्रकार के होते हैं: -0 9 से लेके प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, नम लोग, डिलीट और एंटर होता है ना वो। और स्पेस की न्यूमरिक की कीवर्ड की दाई लेफ्ट मतलब दाई राइट तरफ होती है। न्यूमरिक की जो होती है कीबोर्ड में राइट साइड में होती है। इन न्यूमरिक की पर एरो सिंबल बना होता है जो निम्न प्रकार से होता है। न्यूमरिक की 2 पर डाउन का एरो होता है और 4 के ऊपर राइट का एरो नहीं लेफ्ट राइट का एरो और 6 के ऊपर राइट एरो और 8 के ऊपर न्यूमरिक की जो 8 होती है उस पर अप का एरो दिखाया जाता है। स्पेशल पर्पज़ की होती है, यहाँ पे स्लिप की होती है, पावर की होती है, प्रिंट स्क्रीन की होती है, विंडोज़ की होती है और ब्रेक की और पुश की, ये की इसमें अवेलेबल होती हैं अपने कीबोर्ड के अंदर। और टॉगल की क्या होती है? टॉगल की ऐसी की जिसका उपयोग से कार्य अपोजिट हो जाता है, जैसे टॉगल की कहते हैं। जैसे कैप लॉक ऑन करने से लेटर कैपिटल हो जाते हैं और ऑफ करने पर स्मॉल लिखे जाते हैं। नम लॉक का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर जो होते हैं ना, और स्क्रॉल ऑफ या ऑन करने से इसका उपयोग किया जाता है, स्क्रॉलिंग ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। और कर्सर कंट्रोल की 2 प्रकार की होती हैं। एरो की एक 4 प्रकार की होती है: लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो। और नेविगेटर एंड होता है, होम उनको बोलते हैं एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, स्पेस बार और टैब, ये सारे की जो होते हैं नेविगेशन की में आते हैं। और कॉम्बिनेशन की मतलब कीवर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ मिलकर करती है, ऐसी कोई सिंगल यूज नहीं होती, जैसे कॉम्बिनेशन की कहलाती है। कॉम्बिनेशन की संख्या 3 होती है: अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये अल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल, इनको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। और दूसरा इसको नोट करके, अल्टर का यूज इन्वोक के लिए किया जाता है, किसी मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और कर्सर के स्क्रीन में रिमूव करने के लिए किया जाता है, अल्टर का यूज़ किया जाता है। ओके, और अभी पढ़ते हैं हम थोड़ा माउस के बारे में।
माउस जो है ना एक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका आविष्कार डगलस इंगेलबॉर्ट ने किया है। डगलस इंगेलबॉर्ट ने माउस का ये किया, वो भी 1963 में किया है। डगलस इंगेलबॉर्ट ने माउस को 1968 में किया, और पहला माउस फुल वुड लकड़ी से बनाया गया था। वे 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस था, ऑप्टिकल माउस था, वायरलेस माउस था, वर्किंग ऑफ माउस होता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप माउस होता है, और हावर माउस होता है, फाइल। ये सारे माउस के टाइप्स होते हैं। और एम आई सी आर को हम बोल सकते हैं। अब ये क्या MICR क्या है? ये एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होता है, जो ब्लैंक चेक पर बने मैग्नेटिक कोड को रीड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। MICR कोड 9 डिजिट का होता है, और ये 3 डिजिट सिटी को पूरा करने में MICR कोड 3 डिजिट बैंक के बारे में, ऐसे 3 डिजिट अंतिम 3 डिजिट शाखा के बारे में पूछते हैं, उसको हम बोलते हैं MICR। और फिर होता है OCR को हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज बोल सकते हैं। देखो फुल फॉर्म आती है मैग्नेटिक, MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OCR की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और BCR का होता है बार कोड रीडर बोल सकते हैं, और जॉयस्टिक को पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। ये एक मल्टीमीडिया गेमिंग खेलने के लिए उपयोग किया जाता है। और स्कैनर जो होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। और टच स्क्रीन जो होती है ना, टच स्क्रीन जिसे टच करके इनपुट किया जा सकता है। वेब कैम कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोटो क्लिक करने के लिए वेब कैम का यूज़ किया जाता है। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो होता है ना, कंप्यूटर को बोलकर इनपुट देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लाइट पेन जो होता है पेन की तरह दिखने वाला डिवाइस होता है, ये डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए काम किया जाता है। और फिर क्या होता है बायोमेट्रिक मशीन, जो बायोमेट्रिक जो होती है ना, कर्मचारियों को डिजिटल अटेंडेंस लगाने के लिए बायोमेट्रिक का यूज़ किया जाता है। और डिजिटल कैमरा फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए डिजिटल कैमरा का यूज़ किया जाता है। फोटोज़ को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए डिजिटल कैमरा का यूज़ किया गया। और OMR को हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके शीट को रीड करने में कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए OMR शीट का यूज़ किया जाता है, जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यूज़ की जाती है। OMR हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से कार्य करते हैं। और ट्रैक बॉल क्या होती है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए बॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बॉल ऊपर की तरफ होती है। अब हम पढ़ते हैं, सारे इनपुट पढ़े थे, अब थोड़ा आउटपुट पढ़ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वो प्रिंटिंग, प्लॉटर और क्लिक्स में होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है मॉनिटर, LED, LCD, प्रोजेक्टर और वॉइस, ये सारे होते हैं सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी में प्रिंटर से निकलती है, प्लॉटर होता है या फ्लिप में जाता है। और सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर, LCD, LED, प्रोजेक्टर, वॉइस में जाता है। और हार्ड कॉपी डिवाइस क्या है? ऐसे आउटपुट जो हार्ड कॉपी के रूप में मिलते हैं वो हार्ड डिवाइस कहलाते हैं। और हार्ड आउटपुट और कलर कोड और CMYK, जिसको सियान मैग्नेटा और येलो ब्लैक कहते हैं, ये हार्ड कॉपी आउटपुट निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये हार्ड प्रिंटर के अंदर पहला जो होता है ना प्रिंटर, इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर प्रिंटर होते हैं और लाइन प्रिंट होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पूरा पेज प्रिंट होता है। और फिर करेक्टर प्रिंट का क्या है? ये DMP और डिज्नी व्हील होता है, उसके ऊपर होता है। जबकि लाइन प्रिंट बैंड प्रिंट और चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर में होता है। और पेज प्रिंटर के 4 होते हैं, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में होते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं मोस्ट ऑफली, इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और अब थोड़ा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे आउटपुट जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और कलर कोड RGB रेड ग्रीन ब्लू होते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, टाइप ऑफ मॉनिटर टेक्निक और प्लाज्मा मॉनिटर, LCD, LED, OLED और प्रोजेक्टर और वॉइस, ये सारे किस में आते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और अभी लास्ट है
हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, इंटरनली, सेमीकंडक्टर, ये सारे पहला होता है। और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरीज, ये सारे आते हैं स्टोरेज। दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी को हम इंटरनल भी बोलते हैं और सेमीकंडक्टर को होते हैं, जबकि सेकेंडरी को एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरीज कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को कंसिडर करते हैं। और फिर रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल सकते हैं, रैम की फुल फॉर्म होती है, प्राइमरी को रैम आती है ना। और फिर बात में क्या है, नॉन वोलाटाइल ऐसी मेमोरी जो विद्युत लाइट जाने पर बंद होने पर भी अपने डेटा को सेव करके रखती है, जैसे रोम मेमोरी बोल सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसके टाइप होते हैं, एक रैम के कितने क्या क्या है, डायनेमिक और सिंक्रोनाइजेशन, डायनेमिक और स्टैटिक और एनवी रैम, ये सारे तो होते हैं रैम के। और रोम के क्या होते हैं, पी रोम प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरीज, ई प्रो मतलब इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, और स्क्वायर पी रोम, ये इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी होती है। इस रोम जिनका डेटा को इलेक्ट्रिकली हटाया जा सकता है। और फिर दूसरा है सेकंड, ये देखो रैम और रोम दोनों वोलाटाइल और ये डायनेमिक, ये सारे आते हैं प्राइमरी मेमोरीज में। एंड सेकेंडरी मेमोरीज के में क्या आता है, जो स्टोरेज डेटा स्टोरेज करने की टेक्निक को हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, जिसमें तीन भाग होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टैब आता है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आता है। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क में कंसिडर किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जैसे पेन ड्राइव, एसडी कार्ड और फ्लैश कार्ड, जो एक्सटर्नल से हम करते हैं, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड और फ्लैश मेमोरी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। और हम थैंक यू। अब बाकी बच्चे हुए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।